आप देखिए आईआरजीसी के तमाम ठिकानों पर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है बीते दिन। ऐसे में सर अगर बात कर लेते हैं हम, तो क्या आपका अनुभव कहता है कि एक बार फिर से क्रूड जितना महंगा हुआ था उससे अधिक उछाल हम देख सकते हैं, या फिर सिचुएशन जो है वो आसपास के रहने वाली है, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होगी, या फिर आप सोच रहे हैं बेतहाशा एक बार फिर से महंगाई होगी? क्या बताएंगे? देखिए, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एनर्जी उपभोक्ता भारत जैसे कंट्री, हाँ। जहां 88% हम अपनी ऑयल जरूरतों का, एनर्जी जरूरतों का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 40 से 50 प्रतिशत हमारा जो ऑयल आता है वो हॉर्मुज से की तरफ से आता है। एलएनजी का भी बहुत, और एलपीजी का भी बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अगर ये संकट अगर 2 से 3 दिन का है तो बाजार में एक घबराहट पैदा करेगा, लेकिन अगर ये 2-3 सप्ताह चला गया, अगर ये 2-3 सप्ताह चला गया तो मेरा अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड फिर से 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकता है। इससे असर क्या होगा? इससे फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा, मेरीन इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। मैंने आपका देखा था शुरू में, जो आपने डिटेल एनालिसिस करी थी इसकी, शिपिंग डिले होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, और करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो डीजल में अगर इंक्रीज होता है तो वो डीजल फाइनली हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, क्योंकि डीजल से ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट होता है, और जो फल और सब्जियां और दूध होती हैं वो ट्रांसपोर्ट महंगे होने की वजह से महंगी हो जाती है। तो मैं इसका जो असर देखता हूँ वो 5 चीजों पे देखता हूँ। पहला, पेट्रोल और डीजल पे। यदि जो पेट्रोल और जो क्रूड है वो $20 से $30 अगर महंगा हो गया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इसका सीधा असर पड़ेगा। और आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पे डोमेस्टिक में पास किया गया था, मतलब कंज्यूमर को बढ़ाया गया था। तो हो सकता है कि सरकार फिर से टोल उसको अभी होल्ड ना कर पाए, और जो इंक्रीज होगा हो सकता है कि वो बर्डन फिर से डाला जाए। दूसरा, महंगाई। ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो महंगाई, फल सब्जी दूध एफएमसीजी बिल्कुल सीमेंट बिल्कुल। स्टील जितने भी ये लॉजिस्टिक आइटम वाले हैं वो हम्म। सारे महंगे हो जाएंगे। तीसरा, मैं इसका असर देखता हूँ फर्टिलाइजर पे। नेचुरल गैस महंगा हो जाएगा, यूरिया का उत्पादन महंगा हो जाएगा, तो भारत को फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। और चौथा, रुपी। तेल आयात करने के लिए हमें अधिक डॉलर चाहिए। अब डॉलर अधिक चाहिए तो रुपए पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है, और पिछले साल में, और अभी हम अगर 2-3 महीने की बात करें तो लगातार एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट से पैसा ले जा रहे हैं। तो हमारे स्टॉक मार्केट पे भी बहुत गहरा असर है। पांचवा, ग्रोथ का मैं देखता हूं कि अगर हमारी ऊर्जा महंगी हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएंगी तो जो कॉर्पोरेट के मार्जिन है वो घट जाएंगे। कॉर्पोरेट के मार्जिन घट जाएंगे तो फिर जीडीपी भी प्रेशर पड़ेगा। तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये 2-3 दिन में अगर ठीक हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो इसका बहुत सीवियर असर है, और ये 5-6 चीजों से इसका असर भारतीय इकोनॉमी पे बहुत गहरा पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि देखिए भारतीय इकोनॉमी पर पहले ही इसका खासा असर हम देख चुके हैं, और फिर से अब देश तैयार नहीं है। प्रदीप कपूर सर, आपके पास मेरा रुख होगा सर। सर ये बताइए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान अड़ा है, तो जाहिर सी बात है ट्रंप को यह बौखलाहट है कि मुझसे बड़ा कौन, और यही बड़प्पन की लड़ाई में ट्रंप जो है वो सब कुछ खोते जा रहे हैं। और ईरान लगातार, अब तो खैर सुप्रीम लीडर को खो चुका है, तमाम टॉप कमांडर्स को खो चुका है, उसे बस ये है बदला बदला बदला, और वही नारे लगाए जा रहे हैं। सर ऐसे में आप इजराइल को कैसे देख रहे हैं? इजराइल क्या ट्रंप को और प्रवोक करेगा कि ठीक है आप ईरान पर और दबाव बनाएंगे? कि हमने देखा था कि बीच में इजराइल के यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुंह फुलाकर बैठे थे कि अमेरिका उनकी बात को नहीं सुन रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? सर प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। इजराइल का मुद्दा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी उन्होंने यूएस को और ट्रंप को इस युद्ध में इन्वॉल्व किया था, बड़े अच्छे पैमाने, बड़े स्ट्रॉन्ग पैमाने पे। और अब भी उत्साहित कर रहे हैं कि ये जो नारे लग रहे हैं, डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद जी, तो ये बहुत खतरनाक है। वो इजराइल बार बार अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें अब जो रिएक्शन रहेगा वो, अगर इलेक्शन नहीं होते इस समय पे नवंबर में और उसकी तैयारी नहीं चल रही होती, तो जो रिएक्शन है अमेरिका का थोड़ा स्ट्रांग होता है। बट उसमें ये हो गया है कि जो पहले आयरन डोम था, और जो इनके एवैक्स थे, और जो इनका शील्ड्स था, और जो इनके स्टेल्थ प्लेन्स थे और स्टेल्थ ड्रोन्स थे,
जो नहीं रिकग्नाइज होते थे, वो अब बिकॉज ऑफ सपोर्ट, चीन का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, तो ये जो जीपीएस वगैरह इनका था, जो सिस्टम्स हैं अमेरिकन सिस्टम्स और वेस्टर्न सिस्टम्स, उसको बाईपास करके अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ आप वो जो शील्ड्स वगैरह हैं और जो डोम्स वगैरह हैं उनको पेनिट्रेट कर लिया है आपने, और उसमें भी अलग अलग एल्गोरिदम क्रिएट कर लिए कि ड्रोन्स भी अगर बहुत ज़्यादा पैमाने पे भेज दें एक साथ तो फिर वो ओवरवेल्म हो जाता है। तो उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का और इसराइल का भी जो ये सारा शील्ड्स था वो बहुत डिग्रेड हो गया है, तो उसमें काफ़ी सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो अभी वॉर जो है पहले एक तरफा था कि अमेरिका का पाला बहुत भारी था, इसराइल के साथ मिलके वो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी उसमें अंतर आ गया कि काफी ईरान भी उनको काफी दिक्कत पहुंचा रहा है, काफी नुकसान पहुंचा रहा है, जी। और जो अमेरिकन बेसेस हैं पूरे गल्फ में, खाड़ी में, सारे देशों में, उनमें भी मिसाइल्स पहुंच रही हैं। तो कोई उनमें जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि जो अमेरिकन अम्ब्रेला होगा, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, तो हम सब सेफ हैं, हम सब सिक्योर हैं, हमको कोई टच नहीं कर सकता, वो सब ईरान ने अब उस मिथ को एकदम तोड़ दिया है। तो इसके लिए उन देशों में भी बहुत ज्यादा हलचली मची हुई है। यूएई की बातचीत चल रही थी इसराइल के साथ और नेतान्याहू के साथ, और यूएई में भी काफी बम्स गिरे हैं जो यूएई अमेरिकन बेसिस पे। तो कोई भी देश इस समय पे सिक्योर नहीं है, अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकता। तो उसमें जो हालात इतने बिगड़ रहे हैं, इलेक्शंस के बाद जो ये पकड़ेगा जोर वॉर, और क्या नतीजा होगा और क्या बॉम्ब्स यूज करेंगे दोनों साइड्स, वो सारा एकदम बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। तो उसमें सिचुएशन बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। तब तक तो ये लुढ़कता रहेगा, तो इसराइल जो मर्जी कोशिश कर ले। अब अमेरिका इस समय पे कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ट्रंप को इलेक्शंस में अभी पेश होना है, हारना नहीं है बुरी तरह, तो वो इस युद्ध में ज़्यादा अभी ऊर्जा नहीं लगा सकता, सामग्री नहीं डाल सकता। तो इस स्थिति, ये स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति ऐसे लुढ़कती रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन सर यूके देवनाथ जी, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि देखिए यहाँ पर ईरान के करीब 140 ठिकानों पर अमेरिका ने यह कहा कि हमने यहाँ पर दबाव बनाया और यहाँ पर तबाही मचाई है। अब ऐसे में ईरान ने यह कहा कि हमने भैया जवाबदेही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो सर मिसाइलों की बौछार जो है और हमले तो जो तेज हैं, वो अमेरिका लगातार वो कह रहे हैं कि हम हमले और जारी रखेंगे। एक तरफ आपको याद होगा अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में भीड़ को देखकर यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ये बयान जारी किया था कि मुझे नहीं पता था कि लोग इससे प्यार करते हैं, मुझे तो लगा कि लोग इससे नफरत करते हैं। तो सर ये मतलब डुप्लीकेसी वाले बयान ट्रंप देते हैं, और यही वजह है कि कहा जाता है कि ट्रंप की दोहरी राजनीति, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि हमले और तेज होंगे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। 140 ठिकाने सर बहुत होते हैं, केवल 11 जुलाई को इतने हमले किए गए, क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि, हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जब हमले करता है 2-3 चीज ख्याल रखता है। हाँ। एक तो अभी तक वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। आप देखेंगे जहाँ पे ईरान की ड्रिलिंग रिग्स है या ईरान की रिफाइनरीज हैं, ईरान के जो पंपिंग स्टेशन हैं, या जहाँ शिप्स जेटीज आकर कच्चा तेल लोड करती हैं, उन पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि देर सवेर, चाहे आज या 1-2 साल के बाद, ईरान का जो कच्चे तेल का व्यवसाय है वो आस्ते आस्ते अमेरिकन ऑयल कंपनीज के पास आने वाला है। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन से दरखास्त की हुई है कि आप ईरान के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर लीजिए, रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, लेकिन ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला मत कीजिए। दूसरी चीज है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए पिछले मंगलवार से ईरान के जितने पोर्ट्स, हार्बर्स हैं, 8 बंदरगाह हैं ईरान के, उन पर नाकेबंदी की हुई है ताकि ईरान कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट ना कर पाए। इससे अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि पहले से ही चरमराई हुई है और गिरने की कगार पर आ जाएगी। अमेरिका की CIA का दावा है, एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अब ईरान में मात्र 3 महीने का खाद्य समृद्धि का भंडारण है।
क्रिटिकल दवाइयां जो है खत्म हो चुकी हैं, और जो भी सीरियस इलाज है उसके लिए किसी भी अस्पताल में दवाइयां नहीं है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के लोग अंदर से ही अपने सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हाँ, अयतुल्लाह अली खमेनी के अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरह से लाखों करोड़ों की भीड़ सामने आई, उससे डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा सदमा पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि एक दिन मोसाद की मदद से, CIA की मदद से ईरान के जो लोग हैं वो फिर से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे, सरकारी इमारतों पर आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, IRGC के जो छावनियां हैं उनको घेर लेंगे। जी ठीक है सर। रजनीश सर, देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ब्रेंट क्रूड की जो कीमत अगर हम बात करें तो $79 प्रति बैरल इट इज। अब ऐसे में कितनी तेजी से हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए आम जनता यही सुनना चाहती है, आम जनता यही सुनना चाहती है कि अमेरिका ईरान में जो हो रहा है, 1 हफ्ते टाइम है, 2 हफ्ते टाइम है, कितने हफ्ते टाइम है, आम जनता कितनी जल्दी समझ जाए कि उसे पैसे की बचत करनी है। क्या लग रहा है सर? इसका असर तो दिख ही रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ। जब हम क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड का 2 चीज है, एक सप्लाई और दूसरा प्राइस। हाँ। हम क्रूड के सप्लाई को भारत सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। पहले हम 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे, अभी 40 से ज्यादा देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, दूसरे देशों से हम मंगाते हैं तो थोड़ा अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर हम ये हॉर्मुज और इराक और ये यहाँ से अगर मंगाते हैं तो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन सप्लाई हमने कंट्रोल किया हुआ है, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। अब जब तीसरे बड़े हम एनर्जी के कंज्यूमर है तो हमारे देश में वहां पे $10 का भी अगर फर्क हो तो यहाँ पे 1,40,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। आप सोचिए, तो ये अगर लंबा खिंचा तो जो अभी तो RBI का जो इन्फ्लेशन है वो RBI के कंट्रोल में है, जो 4% के अंडर उनका टारगेट होता है वो है, लेकिन अगर ये लंबा खिंचा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2-3 महीने लंबा रहा तो डेफिनेटली इसका असर दिखेगा, और हर तरीके से दिखेगा। इन्फ्लेशन पे भी दिखेगा और भारतीय इकोनॉमी पे भी दिखेगा। हमारे पास $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व जरूर है, लेकिन चूंकि हम इतने बड़े पैमाने पर हम बाहर से अपने ऑयल जरूरत के लिए डिपेंडेंट हैं कि हम उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और डिपेंडेंसी सर है देश की, यही वजह है कि चिंता और बढ़ गई है जनता की। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि सरकार क्या एक बार फिर से दूसरे दौर से गुजरने को तैयार है। यूके देवनाथ सर, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। अगर बात करें तो देखिए भारत सरकार ने पहले की स्थिति को संभाला, हमने देखा कि महंगाई बढ़ी, लेकिन सरकार ने यही संदेश दिया कि महंगाई सभी जगह बढ़ रही है और अगर इन दोनों देशों के संघर्ष जारी रहते तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएगी, क्योंकि निर्भरता है सर। अब ऐसे में सर आप क्या लगता है आपको, इस सरकार को क्या पहले ही स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि इन दोनों देशों की आफत जो है वो बरपेगी? हाँ, देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने बहुत पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लिए थे। हाँ। पुरी जी ने पहले से ही बयान दिया था कि हमारे देश में हम स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण आस्ते आस्ते 90 दिन का मेंटेन करेंगे। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हमारे पास 74 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण था। मतलब जो कच्चा तेल आ रहा है, जो कच्चा तेल रिफाइनरीज में है, फिनिश्ड प्रोडक्ट पेट्रोल, डीजल, LPG, इनका जो भंडारण है, और जो अल्टीमेट बल्क यूजर्स हैं जैसे कि बड़े बड़े कारखाने हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एविएशन, उनके पास हमेशा भंडारण रहता है। तो ऐसा आकलन किया गया था कि 8 अप्रैल तक वह भंडारण कम होते होते करीबन 59 डेज का रह गया था। लेकिन 8 अप्रैल के बाद ईरान की सरकार की मदद से काफी सारे LPG टैंकर्स और कच्चा तेल लेकर शिप्स भारत पहुंचे। तो अभी हमारी हालत उतनी टेंशन में आएगी नहीं। जैसे आपने देखा कि भारत सरकार बाध्य हो गई थी कि 3 स्टेजेस में 1-1 रुपया, 3-3 रुपया, 2-2 रुपया बढ़ाकर, ऐसा होगा नहीं। ऑयल कंपनीज जो हैं वो अपनी जो डिविडेंड है, अपना जो प्रॉफिट है, उसको इस्तेमाल करके ऑयल की कीमत में जो इंक्रीज है उसको एब्जॉर्ब सर। माफी के साथ बीच में ही आपको टोक रही हूँ, लेकिन समय मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है। यूके देवनाथ सर, रजनीश कुमार सर और प्रदीप कपूर सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया देश के सवाल में जुड़ने के लिए और अपनी टिप्पणियों को दर्शकों तक साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे, छोड़